नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। बीएससी में अगर हैं आप और जियोग्राफी सब्जेक्ट आपका है तो भी आपके लिए है। बीए बीकॉम में है, बीएससी में है या बीए में है, सेकंड सेमेस्टर में है, चाहे मेजर कोर्सेस में आपका जियोग्राफी है या माइनर कोर्सेस में है, सभी के लिए आपको ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल ही पढ़ना पड़ता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोगों ने इकाई नंबर 2 की पहली क्लास देख ली होगी, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था किसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था मानव और वातावरण यानी पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उन संबंधों के बारे में चर्चा किया था। अब उन्हीं संबंधों को लेकर के विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। उन्हीं विचारों को आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। मानव और पर्यावरण के संबंध या वातावरण के संबंध को बताता हुआ एक सिद्धांत बहुत ही फेमस हुआ, जिसका नाम है पर्यावरण निश्चयवाद। तो पर्यावरण निश्चयवाद की अवधारणा हम आज के वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में अगली अवधारणा आएगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, संभववाद की अवधारणा के बारे में, और उसके बाद में फिर नव निश्चयवाद की अवधारणा। और इस तरीके से हम इकाई नंबर 2 जो होगा समाप्त कर देंगे। फिर आगे चल करके हम और यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इकाई नंबर 1 आपका लगभग हो चुका था, जिसमें हमने तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया था, वातावरण समायोजन कैसे करना होता है और सारी चीज़ें विस्तार से मैंने चर्चा करी थी। अब अगला जो आपका यूनिट नंबर आपका मतलब कि यूनिट नंबर 2 की जो दूसरी क्लास है, यानी चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का पर्यावरण निश्चयवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। प्रश्न कुछ इस तरीके से आपका अगर दीर्घ उत्तरी में आएगा तो आएगा, लघु उत्तरी में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, पर्यावरण निश्चयवाद के विभिन्न विद्वानों के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। या व्हाट इज इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस स्कॉलर्स इन द फील्ड। क्लियर। तो आइए कि करके सभी विद्वानों की विचारधाराओं को जो पर्यावरण निश्चयवाद को लेकर के दिया उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध को बताता है। और बेसिकली अगर आपने मानव भूगोल पढ़ना है तो लगभग और लगभग आपके यूनिट नंबर 2 से आपके 20 से 25 नंबर या लगभग आप कम से कम मान कर चलो कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 2 से तैयार होता है। और लगभग 15 से 20 या 15 नंबर का क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 7 से तैयार हो रहा है। 15 ही नंबर का क्वेश्चन यूनिट नंबर आपका 8 से तैयार हो रहा है। 15 15 30 और 20 50 नंबर का यहीं से तैयार हो जा रहा है। और इसके अलावा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से, ठीक है, तैयार होगा। यूनिट नंबर 1 से 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहीं से यूनिट जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पर्यावरण निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, ये सब प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं परीक्षा में और आएंगे। तो ऐसे में इसको इसीलिए मैं ऐसे यूनिट्स को उठा रहा हूँ जहाँ से परीक्षा में खूब बने हैं प्रश्न, ताकि आप उनको पढ़ लें, 1-2 बार पढ़ लें, दिमाग में बैठ जाए, ज़्यादा भी आपको ना पढ़ना पड़े, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, क्रेश कोर्स टाइप का पढ़े। तो इसमें आपका ही फायदा होगा, बहुत ही बेटर तरीके से आप चीज़ों को जान पाएंगे और आप परीक्षा में हूबहू करके चले आएंगे, अच्छा करके आएंगे। चलें अब समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद को पर्यावरणवाद यानी कि इन्वायरमेंटलिज्म कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास होता है। यानी यहाँ पर मनुष्य जो है उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया, मनुष्य को गौण और प्रकृति को यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में रखा गया है। यानी प्रकृति पावरफुल है और मनुष्य जो है उसका दास है। यानी प्रकृति पूरा कंट्रोल रखती है किस पर, मनुष्य पर। ये आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहता है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है तथा मनुष्य के सभी क्रियाकलापों को पर्यावरण पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है, या किस तरीके से मनुष्य पर कंट्रोल पाना है, ये पर्यावरण डिसाइड करता है। पर्यावरण के अंडर में मनुष्य रहता है। पर्यावरण की शक्ति के सामने मनुष्य तुच्छ है, निष्क्रिय है और महत्वहीन है, ऐसा पर्यावरण निश्चयवाद कहता है। पर्यावरण निश्चयवाद या पर्यावरणवाद में सीधा सीधा मनुष्य की जो एक प्रकार से सर्वोच्चता है उसको ललकारा गया है, मनुष्य की सर्वोच्चता को नकारा गया है, जबकि पर्यावरण की जो सर्वश्रेष्ठता है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे समझे। विश्व के विभिन्न भागों में मानवीय व्यवहार में अंतर प्रकृति पर्यावरण के अंतर के अनुसार ही होता है। यानी पर्यावरण जिस तरीके से चाहता है जहां पर उस तरीके का अंतर वहां पर दिखाई पड़ता है। पर्यावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा है उसमें वातावरण को प्रधानता दी गई है। वातावरण प्रमुख पात्र के रूप में है, या मुख्यतया वातावरण को एकदम से प्रधान बताया गया है और मनुष्य को गौण बता दिया गया, यानी कि मनुष्य का एक जो उसकी सर्वोच्चता उसको नकारा गया। किसी प्रदेश की स्थिति, वहाँ की भू रचना, वहाँ का उच्चावच कैसा होगा, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मिट्टी,
खनिज संसाधन के द्वारा उस प्रदेश में रहने वाले मानव समूह के शारीरिक लक्षण, भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक व सामाजिक विकास तथा संस्कृति का प्रारूप निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? भू रचना के द्वारा, प्रदेश की स्थिति के द्वारा, कहाँ पर घर है उसके द्वारा ही मनुष्य की स्थिति डिसाइड होती है। यानी प्रकृति के अंतर्गत या प्रकृति पूर्ण रूप से हावी होती है मनुष्य पर। पर्यावरण निश्चयवादी विचारकों का मानना है कि पर्यावरण जो होता है हमेशा से मनुष्य को दबा करके रखता है या मनुष्य पर कंट्रोल जमा करके रखता है। चाहे वो शारीरिक लक्षणों की बात हो, मनुष्य का शारीरिक लक्षण आप देखते प्रकृति के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि आप अफ्रीकन लोगों को देखेंगे तो लंबे चौड़े होते हैं, काले काले होते हैं, तो वो एक प्रकार से पर्यावरण की देन है। वो मनुष्य अपने खुद के बल पर इतना काला लंबा नहीं पैदा होता है। मनुष्य चूंकि उस सिचुएशन में पैदा हो, उस स्थान में पैदा हो जिसकी वजह से वो काला है और वो लंबा चौड़ा है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो यूरोपीय कंट्रीज़ के लोग हैं वो लंबे चौड़े, ऐसे ऑस्ट्रेलियंस को देखें आप, लंबे चौड़े होते हैं। और भारत के लोग थोड़े छोटे, या फिर आप देखिए चाइना के लोग बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और भारत के लोग, जापान के लोग छोटे होते हैं, भारत के लोग थोड़ा सा मध्यम क्वालिटी के होते हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें जो आपको मिली हैं ये विरासत में आपको मान कर चलो प्रकृति के द्वारा ही मिली हुई हैं। आपके शारीरिक लक्षण क्या हैं, आप भोजन क्या करते हैं, जैसे आप पश्चिम बंगाल में तो मछली चावल आपको मैंडेटरी खाना है, ठीक है। आपका वस्त्र क्या होगा, जैसे आप ठंडी के इलाकों में है तो आप बहुत गर्म वाले वस्त्र पहनेंगे, ऊनी वस्त्र पहनेंगे। आप गर्म मतलब कि ठंडी इलाके में है तो आप गर्मी के वस्त्र मतलब कि ठंडी इलाकों में है तो आप ऊनी वस्त्र पहनेंगे, गर्म इलाके में तो आप जो है टी शर्ट पहन के घूमेंगे। तो ये चीज़ें जो है प्रकृति तो डिसाइड कर रही है। आप किस मकान में रहोगे, इग्लू वाले मकान में रहोगे या आप छप्पर के मकान में रहोगे, तो वो आपका जैसे बर्फबारी होगी या कैसा घर बनवाना चाहिए आप प्रकृति के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास भी या सांस्कृतिक प्रारूप भी निश्चित होता है, वो प्राकृतिक लक्षणों के द्वारा ही निश्चित होता है, प्राकृतिक स्थिति के द्वारा ही डिसाइड होता है। क्लियर? ये पर्यावरण निश्चयवादी बताते हैं। परंतु भूगोल में पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को प्राचीन भारतीय और यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने माना था। ये पहले की विचारधारा है, लेकिन आधुनिक विद्वान इसको नहीं मानते हैं। लेकिन इसका विकास जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं खास करके बारेनियस, कार्स्टर्स, इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट, कॉलरिटर, फ्रेडरिक रेटजल, ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों ने पर्यावरण के तत्वों का मानव जीवन पर प्रभाव का उल्लेख कर मतलब किया है और कहा कि मनुष्य हमेशा छोटा है, मनुष्य जो है बच्चा है और प्रकृति जो है उसकी बप्पा है या उसका पिताजी है, ऐसा माना। इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादकों में खास करके रेटजल का नाम आता है। तो पर्यावरण निश्चयवाद के प्रणेता कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजल है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछा जाता है, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रणेता कौन है? फ्रेडरिक रेटजल। ये कौन है भैया? मानव भूगोल के जनक हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैं। कौन? फ्रेडरिक रेटजल। उनकी शिष्या भी रही हैं अमेरिकन भूगोलवेत्ता, खास करके उनका नाम था कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल। तो कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया पर्यावरण निश्चयवाद का। फिर इसके बाद में हंटिंगटन भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने भी पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को अपने ग्रंथों में जो है इसको बताया, विस्तारित से इसको डिस्क्राइब किया। तो पर्यावरण निश्चयवाद के आधार पर प्रादेशिक वर्णन और क्रमबद्ध वर्णन विस्तार पूर्वक हंटिंगटन महोदय ने किया, रिचर्ड हंटिंगटन ने। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हंटिंगटन हो अमेरिकी भूगोलवेत्ता, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल हो या फ्रेडरिक रेटजल स्वयं हो, इन सभी लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो इसके प्रतिपादक जो है रेटजल हैं, बाकी इनके जो समर्थक हैं वो हंटिंगटन हो गए और कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल हो गई। तो प्रश्न आपसे ऐसे कुछ पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थकों में शामिल हैं या शामिल नहीं है। आपसे ऑप्शन में देगा, ठीक है, क्या देगा आपको? ऑप्शन में देगा जो है रेटजल या शामिल हैं, क्या देगा? रेटजल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देगा कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल, ऑप्शन सी देगा आपको हंटिंगटन और ऑप्शन डी देगा इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी ऑप्शन। क्लियर? ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार आपको यहाँ पर हो जाना है। मानव भूगोल में वातावरण निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को जर्मन विचारधारा कहते हैं, क्योंकि जर्मनी के विचारधारक मतलब विचारकों ने इसको शुरुआत उन्होंने करी। इस विचारधारा के कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट नाम के विद्वान हैं। इमैनुअल कांट बहुत ही फेमस विद्वान है, पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं इमैनुअल कांट। इन्होंने कहा, इनका जन्म होता 1724 में, मृत्यु हुई थी 1804 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इमैनुअल कांट का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो बहुत अच्छे भूगोलवेत्ता इस वजह से आ सकता है। इमैनुअल कांट पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक थे।
उन्होंने यूरोप के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न स्तर पर उन्नति के लिए वातावरण में क्षेत्रीय भिन्नता को कारण बताया कि भाई जो एक प्रकार से कि कोई आज देश या कोई भी जो है स्ट्रक्चर या कोई भी प्रदेश आगे है, वो आगे होने का रीजन इसलिए चूंकि उसकी प्रादेशिक स्थिति ठीक है, प्राकृतिक वातावरण उनका अच्छा है, इस वजह से कोई देश आगे या पीछे हो जाता है। क्लियर। पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव व उसकी आदतों पर भी पड़ता है। इमैनुअल कांट ने बताया कि न्यू हॉलैंड के लोग अपनी आधी आंखें बंद रखते हैं, जिसका कारण वहां पर पाई जाने वाली असंख्य मक्खियां हैं। क्योंकि वहां पर बहुत सारी मक्खियां पाई जाती हैं न्यू हॉलैंड में, इस वजह से वहां के जो है आधे से ज़्यादा लोग या सभी लोग आधी आंखें बंद करके रखते हैं ताकि मक्खियां उसमें घुस ना जाए। इस तरह आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है, उष्णकटिबंध वह इलाका होता है, आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है, सूर्य हमेशा लंबवत होता है। खास करके पृथ्वी का वह इलाका उष्णकटिबंध कहा जाता है जहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश ये होता है बीचों बीच की रेखा, इसके 30 डिग्री ऊपर मान सकते हो और इसके 30 डिग्री नीचे आप मान सकते हो। ये इलाका पूरा का पूरा जो होता है उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे एरिया को बेटा उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर खूब गर्मी होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खूब गर्मी होती है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है और यहाँ पर आप देखते जो लोग पाए जाते हैं खूब करिया करिया पाए जाते हैं, भुजंग करिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है आपका उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लोग जो होते हैं सुस्त होते हैं बहुत ज़्यादा और कायर भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। सुस्त और कायर होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी टाइप के होते हैं जो यहाँ के लोग होते हैं। थोड़ा लेट रिएक्शन होता है आप देखेंगे तो, ठीक है। कायरता से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है तथा दास प्रथा पनपती है। और आप देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। कांट ने अपनी पुस्तक भौतिक भूगोल यानी फिजिक्स जियोग्राफी या फिजिकल जियोग्राफी में फिजिक्स जियोग्राफिक पुस्तक लिखी, जिसमें वनस्पति, जंतुओं और मनुष्यों के वितरण की समीक्षा की है कि किस तरीके से वनस्पतियां, जंतु और मनुष्य कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाए जाते हैं और वो सब कौन सी प्रजाति किसी एरिया में क्यों पाई जाती है, इसके पीछे प्राकृतिक रीजन है, प्राकृतिक कारण है। बताया इन्होंने कि जब मानव तथा पशु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवास करते हैं, यानी एक प्रदेश में रह रहे हैं और दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो वे अपने आप को धीरे धीरे वहाँ के पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे कोई यूरोप का व्यक्ति अगर तमिलनाडु के चेन्नई में आकर के रहेगा तो वह एक प्रकार से क्या करेगा, वह एसी चला करके अपने रूम में लेटेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको वो ठंडी महसूस नहीं होगी या जो पर्यावरण के अनुकूलन से वो आया है वो चीज़ें वहाँ यहाँ पर उसको नहीं दिखेंगी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस वजह से वो अपने अकॉर्डिंग जो है गर्मी में जैसे हम एसी चला लेते हैं तो हम अपने जो है सुख के लिए चलाते हैं, तो पर्यावरण के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। परिणाम स्वरूप जब भूरे रंग की गिलहरियां साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों की ओर प्रवास करती हैं तो उनका रंग भूरे से क्या होता है, स्लेटी रंग का हो जाता है, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक स्थिति है ऐसी है कि वो स्लेटी हो जाती हैं। सफ़ेद रंग की गाय का रंग आप देखेंगे शीत ऋतु में जाकर के गाय का रंग पीला पड़ जाता है, ठीक है, मतलब पीला रंग का जो गाय होती है वो शीत ऋतु में भूरेपन में बदल जाती है। सफ़ेद रंग की गाय पीले में, ठीक है, या आप सफ़ेद रंग की गाय जो होती है बेसिकली वो भूरेपन में बदल जाती है, भूरी भूरी हो जाती है जब वो साइबेरियन कंट्रीज़ में या बर्फबारी वाले एरिया में जाती है। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक प्रभाव ही तो है। तो प्रकृति कंट्रोल कर रही कि नहीं कर रही है, ये बातें इमैनुअल कांट ने बड़ी विस्तार से समझाई। इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं और इसको एक प्रकार से बढ़िया तरीके से डिफेंड करते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट बहुत ही फेमस विद्वान है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये कहता है बेटा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट क्या कहता है, इसका जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी 1859 ईस्वी में। यह एक जर्मनी का भूगोलवेत्ता था, यानी जर्मन भूगोलवेत्ता था, और पर्यावरण निश्चयवाद को जर्मन भूगोल या जर्मन निश्चयवाद भी कहा जाता है या जर्मन मानववाद कहा जाता है। ऐसे मान सकते हैं कि जर्मनी के विचारकों ने इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में फिर रटजल, हम्बोल्ट और उनकी शिष्या खास करके रटजल की कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल जो अमेरिकन भी थी, हम्बोल्ट ने भी समर्थन दिया। हम्बोल्ट ने कहा भूविज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान और इतिहास व भूगोल की लगभग 40 पुस्तकें लगभग इन्होंने लिखी हैं। हम्बोल्ट ने बहुत बड़े विद्वान हैं।
हमबोल्ट बालकाल से ही देशाटन में रुचि रखते थे, अलग अलग देशों में जाकर के घूमते थे और उसके बाद में वहाँ की परिस्थिति सिचुएशन को देख करके फिर लिखा करते थे। उन्होंने कई देशों की यात्राएं करी, यात्राओं में संलग्न रहते हुए उन्हें उसने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा और वो ग्रंथ है कॉस्मॉस। कॉस्मॉस का हिंदी मतलब होता है ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। इनकी रचना कॉस्मॉस जो है ये 5 भागों में विभाजित है। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से खूब पूछे गए ऑब्जेक्टिव में। एक तो कि भाई कॉस्मॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम्बोल्ट है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने पुस्तक को लिखा है। आपसे पूछा गया था कि भाई कॉस्मॉस पुस्तक जो है कितने भागों में बटी हुई है, कितने खंडों में? तो 5 खंडों में रचना बटी हुई है, जिसमें समस्त विश्व का वर्णन किया गया है, पूरे ब्रह्मांड का, विश्व का पूरे वर्णन किया गया है। उन्होंने अपनी प्रत्येक यात्रा में भौगोलिक तत्वों का, जैसे कि किस अक्षांश से गुजर रहे थे, देशांतर अक्षांश, समुद्र से उसकी ऊंचाई, चुंबकीय भेद, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, किसी किसी एरिया में कौन कौन सी चट्टानें हैं उसके बारे में, तापमान कितना था, वायुदाब कितना था, पवनों की दिशा कैसी थी, वनस्पतियाँ क्या क्या थी, कैसी थी, मानवीय क्रियाकलाप का सूक्ष्म अध्ययन इन्होंने किया अलग अलग जगहों पर जा करके। हमबोल्ट ने अपनी अपनी रचनाओं में माना कि मानव जातियों में शारीरिक लक्षणों के अंतर का कारण जो है, जो मनुष्य के जाति में आप देखते हैं कोई गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा है, कोई गेहुआ रंग का है, कोई करिया करिया है, कोई पीला है छोटा सा नाटा सा, किसी का नकुना चपटा है, किसी का नाक लंबी होती है, किसी की टुड्डी बाहर निकली हुई होती है। तो ये सब जो आपको शारीरिक लक्षण में अंतर दिखते हैं, इसका कारण और कारण क्या है? प्राकृतिक शक्तियाँ ही हैं। और इस वजह से प्राकृतिक शक्तियाँ हम पर कंट्रोल करके हुई है कि किस एरिया का मानो कैसे होगा, तापमान, जलवायु, प्रकाश, इन सभी का प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर और इसको आप नकार नहीं सकते। पर्यावरण मनुष्य को अपने अनुसार ढलने को मजबूर कर देता है। परिणामतः उष्मा प्रदेशों या उष्ण या गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और चूंकि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, अधिक गर्म वस्त्र पहनते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के मनुष्य कौन सा वस्त्र पहनेगा यह भी कहीं ना कहीं पे डिसाइड होता है, किसके अकॉर्डिंग? प्रकृति के अकॉर्डिंग। अगर आप दूर तक सोचें तो प्रकृति ही डिसाइड करते हैं कि आप जो है टी शर्ट पहन के पढ़ाओगे कि ब्लेजर पहन के पढ़ाओगे, ठीक है, या बनियान पहन के पढ़ाओगे, ये प्रकृति डिसाइड करती है। लेकिन मनुष्य ने क्या कर लिया, अभी आगे चल करके और भी आप नव निश्चयवाद पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि भैया कि अगर गर्मी पड़ेगी खूब ज़्यादा तो हम एसी चला लेंगे। ये मनुष्य ने एसी बना दिया है, लेकिन अब ज़्यादा एसी चलाओगे तो एसी दगने भी लगी, एसी गड़ाम गड़ाम दगी थी, अगली गर्मी का पता नहीं कितनी एसी दगी थी। हम तो एसी अपनी चलाते ही नहीं थे, उसी समय लगवाए थे, उस समय सुनाई पड़ा कि भैया कल्याण ज्वेलर्स की कई सारी एसी दग गई, मतलब उसमें आग लग गई, क्योंकि भाई वातावरण इतना गर्म है, एकदम से हाई टेम्परेचर है, उसमें आप एसी में बढ़िया आनंद ले रहे हो अपने कमरे में, ठीक है, तो वो मशीन चल रही भाई, मशीन जो गर्म करने वाली मशीन, तो वो भी आप देखिए ज़्यादा उसको उस पर प्रेशर पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? तो वही चीज़ें हैं। अगले विद्वान आपके आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक जीव शास्त्री हैं। 1809 में जन्म हुआ था, 1892 में मृत्यु हुई। डार्विन की पुस्तक है जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सन 1859 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक है, जिसमें पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को बहुत प्रोत्साहन मिला है। इस विचारधारा से इसमें उन्होंने माना कि जीवों की उत्पत्ति पर्यावरण से प्रभावित होती, बिल्कुल होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने में असमर्थ होते हैं वो प्रायः लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया कि 2 प्रकार के जिराफ थे, एक लंबी गर्दन वाले और एक छोटी गर्दन वाले। लंबी गर्दन वाले जिराफ जो थे, चूंकि सिचुएशन ऐसी हुई कि उन्होंने प्रकृति का सामना कर लिया, वो बच गए, और छोटी गर्दन वाले जिराफ मर गए। लैमार्क ने बताया कि भाई छोटी गर्दन वाले मतलब कि जिराफ पहले छोटी गर्दन के ही हुआ करते थे, लेकिन जब क्या हुआ कि सब जगह पर पानी भर गया, नीचे घास में पानी भर गया, ऐसे में जिराफ जो लोग जो थे वो एक प्रकार से वो लपक लपक कर पेड़ों की पत्तियां खाने लगे, जिससे उनकी अगली टांगों का प्रयोग और उनकी गर्दन का प्रयोग ज़्यादा हुआ, इससे उनकी गर्दन लंबी हो गई और एक प्रकार से वो बढ़ गए। लेकिन ऐसा आप बता सकते कि ऐसा हुआ होगा? ऐसा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने आप जिम कितना भी कर ले उतने मोटे आप नहीं हो पाएंगे, उतनी लंबी गर्दन नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि इसी कई हजार वर्षों तक ऐसे चलता रहा होगा और इस तरीके से ये जिराफ लंबे हुए होंगे। तो कई प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया था, बट जो ये बताए हैं चार्ल्स डार्विन ने, ठीक ही बताया कि भाई वो चीज़ें, वे प्राणी जो अपने आप को पर्यावरण के अनुकूलन या पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है, उनका निरसन प्रकृति कर देती है।
अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढालने वाले जीवों की ही वृद्धि होती है। डार्विन के इन विचारों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के शुरू में विश्व भर के भूगोलवेत्ताओं और वैज्ञानिकों के विचारों को प्रभावित किया, और वही प्रभाव आप देख रहे हैं कि इस विचारधारा पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगले विद्वान आपके आते हैं कॉल रिटर। कॉल रिटर वही बड़े अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने क्या कहा भाई, कॉल रिटर की अगर बात की जाए तो 1779 में इनका जन्म हुआ, 1859 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कॉल रिटर भी एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक यूरोप इन ग्रैंडेल में स्पष्ट रूप से पर्यावरण के मूल तत्वों के मानव के क्रियाकलापों पर ही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि मानव को चरित्र को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि मनुष्य के क्रियाकलापों पर ही प्रकाश या प्रभाव नहीं डालते हैं पर्यावरण, जबकि पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर यहाँ तक पड़ता है कि मानव का जो चरित्र होता है वह भी पर्यावरण पर ही डिसाइड होता है, पर्यावरण ही डिसाइड करता है। इसमें उन्होंने मानव और प्रकृति के संबंधों का चित्रण किया। रिटर की सबसे विख्यात पुस्तक है अर्धकुंडे, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक कौन है, कॉल रिटर। प्रकाशन कब हुआ, 1817 ईस्वी में। ठीक है, इसके कितने भाग हैं, अर्धकुंडे रचना किसके भाग है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ, तो 19 भाग हैं। 3 क्वेश्चन आपके बने यहाँ पर, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। कॉल रिटर का जन्म कब हुआ, 1789, मृत्यु कब हुई, 1859 में। ठीक है, एक पुस्तक इनकी कौन सी, यूरोप इन ग्रैंडल नाम की पुस्तक किसने लिखी, कॉल रिटर ने लिखी। अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक कौन है, कॉल रिटर है। प्रकाशन कब हुआ अर्धकुंडे का, 1817 में। ठीक है, इसके कितने भाग हैं, तो 19 भाग हैं। क्लियर, इसमें उन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। आपसे प्रश्न पूछेगा अर्धकुंडे पुस्तक में या मानव पर्यावरण संबंधों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किस पुस्तक में कॉल रिटर ने किया है, तो अर्धकुंडे नाम की पुस्तक में किया। इस तरीके से आप बहुत ही विस्तार चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर, आगे चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले अगले विद्वान आते हैं भाई, फ्रेडरिक रेडियल स्वयं आते हैं, मानव भूगोल के जनक। इनका जन्म कब हुआ था, 1844 में। 1904 में मृत्यु हुई। वातावरण मानव के पारस्परिक संबंधों में रेटजल ने वातावरण को ही अधिक प्रभावशाली बताया, और विश्व के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव के रहन सहन, आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक संस्कृति में अंतर जो है वो सब वातावरण की वजह से ही अंतर पाया जाता है, और उन्हें वातावरण निश्चयवाद का सही अर्थों में प्रतिपादक माना जाता है। किसको, रेटजल को। रेटजल ने बहुत खुली शब्दों में व्याख्या करी इसकी। अतः उन्हें वातावरण निश्चयवाद का सही अर्थों में प्रतिपादक माना जा सकता है। उसका विश्वविख्यात ग्रंथ है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी जो है ये पुस्तक बड़ी फेमस है। किसका ग्रंथ है, रेटजल का ग्रंथ है। रेटजल की शिष्या का क्या नाम है, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल। एंथ्रोपोजोग्राफी ग्रंथ जो है कितने खंडों में बटा हुआ है, तो 3 खंडों में बटा हुआ है। क्लियर, इस ग्रंथ के प्रथम खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी पर मानव का वितरण प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी मनुष्य कहाँ पर पाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर, और किस सिचुएशन में पाया जाएगा वो प्राकृतिक शक्तियां ही डिसाइड करती हैं। उसका मानना था रेटजल का कि मानव समाज सदैव किसी निश्चित प्राकृतिक ढांचे की सीमाओं के अंदर ही पनपते हैं। ठीक है, मानव समाज सदैव किसी निश्चित प्राकृतिक ढांचे की सीमाओं के अंदर ही पनपते हैं। किसने कहा, रेटजल ने कहा। समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती। किसने कहा, रेटजल ने कहा। क्या, कि समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। आप देखिए भारत के लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो सब लगभग एक जैसा है। अमेरिका के लोगों का आप देखते हैं, या फिर जो छोटे देश हैं उनके, इनका एक जैसा, तो वो चीज़ें उन समान दशाएं होती हैं तो समान जीवन शैली भी होती है। सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। रेटजल का मत था कि मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज है, और पर्यावरण की प्राकृतिक शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं। जो पर्यावरण की शक्तियां होती हैं मानव जीवन को ढालती हैं अपने हिसाब से, और मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज होता है। ये भी किसने कहा, रेटजल ने ही कहा। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ उचित समायोजन करता है कि वातावरण की डिमांड क्या है, उसी डिमांड के साथ साथ वातावरण की जो है सेंस के साथ मनुष्य लगा हुआ रहता है और आगे बढ़ता चला जाता है, और उसके अनुसार अपने को योग्य बनाता है कि भाई ताकि हम पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर पाए। ये होता है पर्यावरण का वातावरण। ठीक है, या वातावरण निश्चयवाद। आगे देखेंगे, अगले विद्वान आपके आ गए, अगली आ गई कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल। ये रेटजल जो विद्वान हैं उनकी शिष्या हैं। इनका जन्म हुआ था 1868 में। प्रश्न कई बार आया हुआ। 1992 में मृत्यु हो जाती है। कुमारी सेम्पल एक प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी।
ये पर्यावरण निश्चयवाद की समर्थक थी। उन्होंने अपनी रचना भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव एक पुस्तक लिखी, 1911 में प्रकाशित हुई है। पर्यावरण निश्चयवाद की पुष्टि इस प्रकार से इन्होंने की, इन्होंने कहा कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है। ठीक है, अपने जो गुरु थे रटजल, उन्हीं की बातों को दोहराया कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी की संतान है, उसकी धूल का कण है। यानी पृथ्वी की संतान मनुष्य नहीं है, पृथ्वी पर जो धूल का कण है उसका एक प्रकार से एक अंश है। परंतु यह भी है कि पृथ्वी ने उसे मातृत्व दिया है, पृथ्वी ने उसको एक पुत्र की भांति माना है, उसका पालन पोषण किया है मनुष्य का पृथ्वी ने, उसके लिए कार्य निर्देशित किए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके विचारों को दिशा दी है, उसके सामने कठिनाइयाँ उत्पन्न करी हैं, जिससे उस कठिनाइयों का सामना करने से मनुष्य का शरीर जो है हष्ट पुष्ट हो, ऐसे सिचुएशन बनाई है प्रकृति ने। उसकी बुद्धि तेज हुई है उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए, उसे समस्याएं दी हैं तथा साथ ही साथ इन समस्याओं का हल भी बताया कि किस तरीके से किसी समस्या का निदान आप कर सकते हैं। तो प्रकृति ने तमाम चीज़ें दी रखी हैं, तमाम मनुष्य पर एकदम से दबाव या प्रभाव डाल करके ही रहती हैं। मनुष्य उसके चंगुल में जकड़ा हुआ है, मनुष्य को अपने हिसाब से पर्यावरण निश्चयवाद चलाता रहता है। ठीक है, अतः कुमारी चेल्सी सेम्पुल ने प्रकृति का नियंत्रण मानव के भोजन पर, मानव का भोजन क्या करेगा वो भी डिसाइड करती है। वस्त्र, मकान और आर्थिक विकास पर ही नहीं, वस्तुतः उसके विचार, मनुष्य का विचार कैसा होगा, उसका इमोशन कैसा होगा, वो किस पर विश्वास करेगा, ये सब भी प्रकृति डिसाइड करती है। पठारों मरुस्थलों के पशुधारक विस्तृत और कठोर वातावरण में रहने के कारण से उनके विचारों में सादगी व धर्म में एकेश्वरवादी धारणा आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो मरुस्थल में रहते हैं, पठार पर रहते हैं, ठीक है, वह व्यक्ति एक प्रकार से क्या होते हैं, वो उनके जीवन में सादगी आ जाती है, वो एक ईश्वर को मानने वाले होते हैं, उनके दिमाग में नए नए विचार आकर के साधारण विचार बार बार आते रहते हैं, जिससे उनके विचार कट्टरपन में बदल जाते हैं। इससे साम्राज्य विस्तार की लगभग लालसा पनपती है। और जो पर्वतीय प्रदेशों के लोग होते हैं, पर्यावरण के कारण परिश्रमी होते हैं, मितव्ययी होते, कम खर्चीले होते हैं। पर्वतीय प्रदेश के लोग सतर्क होते हैं, ईमानदार होते हैं। लेकिन मैदानी भागों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो शक्ति संपन्न होते हैं, गंभीर होते हैं, विचारशील होते हैं, ठीक है, और सचेत भी होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से 1945 तक चला था, 6 वर्षों तक, उसके बाद पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा की आलोचना लगातार होने लगी। कई विद्वानों ने इसे एक पक्षीय दृष्टिकोण कहा कि भाई इसमें केवल मनुष्य को तो तुमसे खत्म बता दिया गया है और केवल प्रकृति को ही बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। इन्होंने बताया कि मानव पर्यावरण की कठपुतली ना होकर के पर्यावरण को प्रभावित करके अपने आर्थिक और सामाजिक ढांचे का विकास करता है। यानी मनुष्य जो होता है वो पर्यावरण की कठपुतली नहीं है, वो पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा करके पर्यावरण को प्रभावित भी करता है, खुद प्रभावित भी होता है, पर्यावरण को बदलता भी और खुद उससे शरीर में बदलाव भी लाता है। कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसा विद्वानों ने कुछ बताया। बाद में इसकी आलोचना भी हुई और आलोचनाओं के बाद में फिर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसका नाम है संभववाद। ठीक है, पॉसिबिलिज्म। अब संभववाद की विचारधारा को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, यूनिट नंबर आपकी 2 होगी, उसकी तीसरी क्लास में हम लोग चलेंगे, संभववाद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।